नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना प्लासी का युद्ध, जहां से अंग्रेजों की भारत में जड़ जमनी शुरू हो गई थी। और प्लासी के युद्ध को माना जाता है कि यह एक महान क्रांति थी और यदुनाथ सरकार ने इसे कहा कि यहां से मध्यकाल का अंत हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत हुई। तो आइए देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध घटना थी ये 23 जून 1757। 23 जून 1757। सल्तनत काल से ही बंगाल जो एक सबसे समृद्ध क्षेत्र था, इसे स्वर्णनगर भी कहा जाता है। और यहाँ से कुल व्यापार का 60% व्यापार के अकेले बंगाल से होता था, जिसका प्रमुख कारण था कि वहां कलकत्ता बंदरगाह की अवस्थिति। और सल्तनत काल में बंगाल को एक विद्रोह का नगर भी कहा जाता था, क्योंकि जितने भी विद्रोह हुए वो बंगाल से ही शुरू हुए थे सल्तनत काल में। इसका प्रमुख कारण ये था कि बंगाल का केंद्रीय सरकार से अधिक दूरी का होना। और यहां तक कि बुगरा खान ने तो अपनी बंगाल की नवाबी के लिए अपनी दिल्ली की गद्दी भी छोड़ दी थी। यदि हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में अंग्रेज बंगाल में आए और यहां 1651 में शाह सुजा की अनुमति से बंगाल में अपनी एक कोठी स्थापित की। और ब्रिजमैन के साथ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बेंटन। तो इन्होंने डॉक्टर बेंटन ने शाह सुजा की बहन का इलाज कर दिया था, जिस कारण शाह सुजा ने उन्हें बंगाल में 3000 रुपए के बदले कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। उसके पश्चात 1698 में अजीमुस्सान ने अंग्रेजों को कालीकाता, सूतीनाता और गोविंदपुर की जागीर प्रदान कर दी थी, जिस पर अंग्रेजों ने कलकत्ता नगर बसाया और वहां अपना एक किला भी बनाया, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। अगर हम बंगाल की नवाबी की बात करते हैं, तो जिस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, तो दक्षिण में उसे एक व्यक्ति मिला, मुर्शिद कुली खां। यह व्यक्ति ब्राह्मण था, बाद में आकर इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और यह राजस्व का बहुत बड़ा ज्ञाता था। और औरंगजेब ने दक्षिण में राजस्व संबंधी बहुत सारी मदद मुर्शिद कुली खां से ली थी। और औरंगजेब इसे मुर्शिद कुली खां को उत्तर भारत में ले आया था और उत्तर भारत में लाकर मुर्शिद कुली खां ने जब्ती प्रणाली का प्रारंभ किया। जब्ती प्रणाली का प्रारंभ इसने दक्षिण भारत में किया था और इसे मुर्शिद कुली खां को जब्ती प्रणाली को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय दिया जाता है। यह मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब जब लेकर आया तो इसे बंगाल का दीवान बना दिया। 1700 में इसे बंगाल का दीवान बना दिया। जब 1700 में बंगाल का दीवान बना दिया, तो इसके पश्चात 1717 में फारूक शाह के समय यह बंगाल का नवाब बना। 1717 से 1727 तक यह बंगाल का नवाब रहा। और बंगाल ऐसा प्रांत था जो धीरे धीरे
केंद्रीय मुगल सत्ता जैसे जैसे कमजोर पड़ती चली गई, वो तो बंगाल ऐसा पहला प्रांत था जो धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि मुर्शिद कुली खां केंद्रीय सत्ता को नियमित रूप से कर देता था और यह अपने आप को स्वतंत्र करने की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में दो कार्य किए। पहला क्या, इसने खालसा भूमि का विस्तार किया। खालसा भूमि का विस्तार किया क्योंकि यह भू राजस्व का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था और जैसे जैसे खालसा भूमि का विस्तार होगा तो राज्य की आय का स्रोत बढ़ेगा। दूसरा किया इसने इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था या इसे कहते हैं ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी व्यवस्था को इसने प्रारंभ किया, जिससे जो ठेकेदार थे इस कारण इससे नाराज हो गए और ठेकेदारों के ठेकेदार थे उदय नारायण, सीताराम, गुलाब नारायण, सुजात खां और नवजात खां। ऐसे ये जमींदार मुर्शिद कुली खां से नाराज हो गए और अजीम उस शान से इसका विवाद बंगाल के राजस्व को लेकर हुआ, जिस कारण इसने अपनी राजधानी को ये ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। पहले इसकी राजधानी ढाका थी, ढाका से इसको अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद ले गया था। मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद भी कहते हैं। मुर्शिद कुली खां के पश्चात बंगाल का नवाब बना सुजाउद्दीन। ये बंगाल का नवाब बना 1727 से 1739 तक। सुजाउद्दीन ने अपना प्रशासन चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया, जिस परिषद में थे अलीवर्दी खां। इसे सुजाउद्दीन ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ये बिहार का सूबेदार था। एक थे अमीन चंद, ये सिख व्यापारी थे। तीसरे थे जगत सेठ, इनको फतेह खां भी कहते हैं। फतेह खां ये व्यापारी थे। तो इनके साथ मुर्शिद सुजाउद्दीन ने मिलकर एक परिषद का गठन किया और अपने प्रशासन चला रहा था। लेकिन सुजाउद्दीन के पश्चात उसका पुत्र बंगाल का नवाब बना, उसका नाम था सरफराज खां। ये 1739 से 1740 तक बंगाल का नवाब रहा। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि प्लासी के युग तक आने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को जमाना इसके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम प्लासी के युग तक पहुंचेंगे। सरफराज खां ने एक उपाधि धारी थी आसफ उद्दौला हैदर जंग की उपाधि सरफराज खान ने धारण की थी। लेकिन अलीवर्दी खां के साथ इसका विवाद होने के कारण 10 अप्रैल 1740 को अलीवर्दी खां ने इसे घेरिया के युद्ध में परास्त कर दिया। घेरिया के युद्ध में इसे परास्त कर दिया और ये मारा जाता है। उसके पश्चात अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां यह बंगाल का
सबसे योग्य नवाब था और यह एक जो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये इसका शासन था 1740 से 1756 तक यह बंगाल का नवाब रहा। और अलीवर्दी खां के समय प्रमुख समस्या यह थी कि मराठे इस पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। अलीवर्दी खां के समय मराठों ने 5 बार आक्रमण किए और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम की तरफ से इसे अफगानों से भी सामना करना पड़ रहा था। तो मराठों के 5 आक्रमण किए और ये आक्रमण किए थे नागपुर के रघुजी भोंसले के नेतृत्व में। रघुजी भोंसले के नेतृत्व में ये आक्रमण हुए थे। जब अलीवर्दी खां मराठों के आक्रमण से बार बार होने वाले आक्रमण से परेशान हो गया तो इसने मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव से सहायता की अपील की। बालाजी बाजीराव से सहायता की अपील की और इस संबंध में एक संधि हुई और मराठों को अलीवर्दी खां को 26 लाख रुपए देने पड़े। और जो एक संधि हुई उस संधि के तहत यह तय किया गया, यह संधि हुई थी 1751 में संधि हुई थी। इस संधि में यह तय किया गया कि स्वर्ण रेखा नदी को दोनों की सीमा रेखा मान लिया जाए और उड़ीसा भोंसलों को दे दिया जाए। उसके पश्चात अलीवर्दी खां पर इस बात का दबाव था कि वह अंग्रेजों को बंगाल में ज्यादा सुविधा प्रदान न करे, उन्हें बंगाल से निकाल दे, पूरी तरह से निष्कासित कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने कर्नाटक युद्ध में देखा था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपनी बढ़त बनाई थी और आगे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए अलीवर्दी खां पर यह दबाव था कि अंग्रेजों को बंगाल से निष्कासित कर दिया जाए। तो अलीवर्दी खां ने कहा अंग्रेजों के संबंध में, और अंग्रेजों की तुलना अलीवर्दी खां ने मधुमक्खियों से की। उन अलीवर्दी खां ने कहा कि अंग्रेजों को यदि नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देगी और अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट लेंगी। इस प्रकार इन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की और इन्होंने कहा कि यदि समुद्र में इन्हें छेड़ा गया तो समुद्र में आग लग जाएगी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात फिर उत्तराधिकार को लेकर समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, इसके केवल 3 पुत्रियां थी। इसकी पहली पुत्री का नाम था घसीटा बेगम। इसे मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता है। मेहरुनिसा ये काफी प्रभावशाली थी और इसके भी कोई अपना पुत्र नहीं था। दूसरी पुत्री, इसका विवाह ढाका के नवाब से हुआ था। ढाका के नवाब से इसका विवाह हुआ था। दूसरी पुत्री का नाम था मुनीरा बेगम, जिसका विवाह पूर्णिया के नवाब से हुआ था। पूर्णिया के नवाब से मुनीरा बेगम के 2 पुत्र थे। एक का नाम था शौकत जंग और दूसरे का नाम था मिर्जा रमजानी। तीसरी पुत्री का नाम था अमीना बेगम। इसका विवाह पटना के नवाब से हुआ था। पटना के नवाब से इसका विवाह हुआ और इसके भी 2 पुत्र थे। तो एक पुत्र का नाम था इकरामुद्दीन और दूसरे पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात इनमें नवाब पद को लेकर संघर्ष हुआ और ये इसके नाती सभी अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे कि नवाब पद उन्हें मिल जाए। लेकिन अलीवर्दी खां अपना सबसे योग्य उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को मानता था और इस सिराजुद्दौला को अपने लिए भाग्यशाली मानता था, क्योंकि जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना तो उसी समय सिराजुद्दौला का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना
उत्तराधिकारी बना दिया और बंगाल का नवाब इसे नियुक्त कर दिया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बना 1756 से 1757 तक ये बंगाल का नवाब रहा। मात्र 14 माह ही यह बंगाल का नवाब रहा। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। इनके सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती तो इसके अंग्रेज थे, दूसरा इसके अनेक विद्रोही भी थे। विद्रोही कौन थे? पहली थी घसीटा बेगम जो इसकी मौसी थी, घसीटा बेगम, यह भी नवाब पद की दौड़ में थी। दूसरी था शौकत जंग, एक था मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति था, और एक था यार लतीफ, यह उपसेनापति था। एक था राय दुर्लभ, यह दीवान था। एक था अमीन चंद, यह सिख व्यापारी था। एक था जगत सेठ, यह कलकत्ता का सबसे बड़ा बैंकर था। तो इतने सारे विरोधियों के दौरान सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इनके साथ उसे अपना संघर्ष करना था। इनके साथ तो संघर्ष करना ही था, लेकिन इनके साथ साथ अंग्रेज भी सिराजुद्दौला के लिए अंग्रेज भी दूसरी चुनौती बने हुए थे। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को ना तो कोई उपहार दिए और ना ही वे सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब मानते थे। वे ज्यादा महत्व दे रहे थे घसीटा बेगम और शौकत जंग को। इसी दौरान एक नई घटना घटती है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो उसका प्रभाव भारत में स्थित कंपनियों पर भी पड़ना स्वाभाविक था। और भारत में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज ये सभी कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी। तो उसकी यूरोप की सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में पड़ने के लिए ये सभी तैयार थे कि भारत में भी उसका युद्ध हो सकता है दोनों शक्तियों के बीच। तो एक तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी और ये अपने अपने किलों की किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला के समय अंग्रेजों से उसके टकराव का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने अपने किलों की किलेबंदी कर रहे थे। और अंग्रेजों ने तो फोर्ट विलियम पर की चारदीवारी करने के पश्चात उस पर तोपें भी चढ़ानी शुरू कर दी थी। तो सिराजुद्दौला को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके राज्य में इस तरह की घटना हो रही हो। तो सिराजुद्दौला ने जब इनसे दोनों कंपनियों से कहा कि किलेबंदी ना की जाए तो सिराजुद्दौला के कहने पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी जारी रखी। तो सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि बंगाल का नवाब मैं हूं और मेरी बात मेरे राज्य में नहीं मानी जा रही है। तो एक तो अंग्रेजों के साथ संघर्ष का यह कारण था। दूसरा कारण था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि करने के लिए अपना एक दूत मंडल भेजा गवर्नर ड्रेक के पास। तो गवर्नर ड्रेक ने उस दूत मंडल का निरादर किया। तीसरी बात ये थी
कि फारुखशियार ने जब अंग्रेजों को एक दस्तक प्रदान किया था 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में एक दस्तक प्रदान किया था, दस्तक जिसे अधिकार पत्र भी कहते हैं, जिसे अधिकार पत्र भी कहते हैं। इस शाही अधिकार पत्र जब अंग्रेजों को प्रदान किया था, अंग्रेजों को प्रदान फारुखशियार ने इसलिए किया था कि फारुखशियार पीलिया रोग से ग्रस्त हो गए थे और एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको पीलिया रोग से मुक्ति दिलाई थी। उसके उपहार में अंग्रेजों को फारुखशियार ने शाही अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था, जिसके तहत अंग्रेज बंगाल में बिना चुंगी कर अदा किए व्यापार कर सकते थे। लेकिन यह अधिकार पत्र कंपनी को दिया गया था, जबकि कंपनी के व्यापारी भी इसका व्यक्तिगत रूप से दुरुपयोग कर रहे थे। कंपनी के व्यापारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे थे। साथ ही साथ ये स्थानीय व्यापारियों को भी इसकी उपलब्धता प्रदान कर रहे थे, जिससे कि स्थानीय व्यापारी भी इससे लाभ कमा रहे थे और राज्य का राजस्व था वो कम हो रहा था। तीसरा कारण ये था। चौथा कारण सिराजदौला का अंग्रेजों से युद्ध का महत्वपूर्ण कारण एक ये भी था कि सिराजदौला जो कंपनी ने अपने यहाँ सिराजदौला के जो विद्रोही अमीर थे, जो राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ, ये दीवान थे। इन पर शाही कोष के गबन का आरोप था। अंग्रेजों ने इन्हें अपने यहां शरण दे रखी थी। तो ये कारण हुए अंग्रेजों और सिराजदौला के मध्य युद्ध के। तो सिराजदौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया। उसके पश्चात 15 जून 1756 को सिराजदौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। जब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो उसके कलकत्ता पर अधिकार करने के पश्चात सिराजदौला वापस मुर्शिदाबाद चला जाता है और कलकत्ता पर अपना एक प्रभारी छोड़ जाता है, जिसका नाम है मानिकचंद के अंडर में ये कलकत्ता वो छोड़ जाता है। उसी दौरान एक अन्य घटना घटित होती है, जो कि होती है 20 जून 1756 को। यह घटित हुई थी, इसका नाम है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना या इसे कालकोठरी की घटना भी कहते हैं। कालकोठरी की घटना। इस घटना में क्या हुआ, इसमें 146 अंग्रेजों को एक कक्ष में बंद कर लिया था। जो कक्ष था 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा कमरा था। इसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर लिया गया था। जब बंद कर लिया गया तो जब अगले दिन देखा तो इनमें 146 में से 123 अंग्रेज, गर्मी जून का महीना था, जून की गर्मी में और एक दूसरे के कुचले जाने के कारण, दम घुटने के कारण 123 अंग्रेज मर गए जाते हैं। उनमें से केवल 23 अंग्रेज ही जिंदे बचते हैं अगले दिन। जब 23 अंग्रेज जिंदा बचते हैं तो उनमें से एक इस घटना के लिए सिराजदौला का उत्तरदायी माना जाता है, जबकि सिराजदौला वहां था ही नहीं और सिराजदौला मुर्शिदाबाद चला गया था। यह घटना किसी निम्न स्तरीय अधिकारी के द्वारा इसको अंजाम दिया गया था। लेकिन सिराजदौला का ये दोष था मात्र कि उसने उस व्यक्ति को न तो कोई दंड दिया और ना ही उसने अंग्रेजों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। तो 23 अंग्रेज थे। इन 23 अंग्रेज जीवित अंग्रेजों में एक थे हालवेल। ये व्यक्ति जीवित था। इसने इस घटना का प्रचार किया और सिराजदौला को बदनाम करने का कार्य किया।
और जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली। जब इस घटना के पश्चात सूचना जाती है मद्रास, जब यह घटना घटित हो जाती है, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है और ब्लैक होल की घटना हो जाती है, तो सूचना जाती है मद्रास। यहाँ इधर मद्रास था, ये यहाँ कलकत्ता था और यह मद्रास था। मद्रास में थे दो व्यक्ति, एक का नाम था क्लाइव, दूसरा था एडमिरल वाटसन। ये दो अधिकारी मद्रास में थे। मद्रास में एक अंग्रेजों का एक किला था सेंट पोर्ट जॉर्ज, यहाँ थे ये। तो क्लाइव ने अपना जीवन एक कंपनी के अधीन एक लिपिक के रूप में प्रारंभ किया था, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया और ये बढ़ते बढ़ते जिसे सेंट पोर्ट जॉर्ज का गवर्नर बना दिया गया। यह एक 18 साल का यंग लड़का था, 18 साल का यंग लड़का था। इसको जब तुरंत आदेश दिया गया कि मद्रास से कलकत्ता जाए और इस कलकत्ता की समस्या का हल करे, लेकिन इनके पास एक सेना, तुरंत सेना कहां से लाते, इनके पास एक सेना थी जो इन्होंने फ्रांसीसियों के लिए तैयार कर रखी थी, क्योंकि फ्रांस से युद्ध करने के लिए तैयार थे और इन्होंने एक सेना का गठन कर रखा था फ्रांसीसियों के लिए। तो ये फ्रांस उस सेना को ही कलकत्ता लेकर जाते हैं और इन्हें यह भी आदेश दिया गया था कि मक्की समस्या का हल करने के पश्चात सेना को तुरंत वापस मद्रास लाना है, क्योंकि उस सेना का प्रयोग उन्हें फ्रांसीसियों के विरुद्ध करना था। तो क्लाइव जाता है इधर स्थल मार्ग से और एडमिरल वाटसन जाते हैं इधर जल मार्ग से। इनके पास एक नौसेना भी थी। जब दोनों चले जाते हैं तो कलकत्ता पर सरायदौला मानिकचंद को कलकत्ता छोड़कर चले गए थे, तो ये मानिकचंद को कुछ घूस दे देते हैं और कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। कलकत्ता पर जब अधिकार कर लेते हैं तो सिराजउद्दौला के पास और कोई रास्ता नहीं था। सिराजउद्दौला अंग्रेजों से तुरंत युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत है। उन्होंने कर्नाटक युद्ध में उन्होंने देख चुके हैं और वे अंग्रेज से तुरंत लड़ाई करने के मूड में नहीं थे। तो सिराजउद्दौला को, दूसरी बात, उसके विद्रोही भी उसके साथ उसका विरोध कर रहे थे। तो सिराजउद्दौला को 9 फरवरी 1757 को एक संधि करनी पड़ी, जिसका नाम था अलीनगर की संधि। क्योंकि सिराजउद्दौला ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रखा था और ये अलीनगर की संधि होती है। इस अलीनगर की संधि में अंग्रेजों के विशेष राजअधिकार जो फिर से बाहर हो जाते हैं और उन्हें अपने किले की किलेबंदी करने का अधिकार मिल जाता है, सिक्के ढालने का अधिकार मिल जाता है और बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। इन सब के बावजूद भी अंग्रेज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वे सिराजउद्दौला के साथ एक युद्ध चाहते थे। तो इसके लिए क्लाइव ने क्या करा, क्लाइव सिराजउद्दौला के जो विद्रोही अमीर थे उनसे क्लाइव मिलता है और उनसे साठगांठ करता है। उनमें एक था अमीन चंद जो कि व्यापारी था। इसके माध्यम से सिराजउद्दौला के विद्रोही से क्लाइव मिलते हैं और यह तय करते हैं कि सिराजउद्दौला को हटाकर मीर जाफर, जो कि सिराजउद्दौला का सेनापति था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और इसके बदले में अमीचंद ने यह मध्यस्थता की थी, तो अमीचंद ने इसके बदले एक शर्त रख दी कि मुझे 30 लाख रुपए इस मध्यस्थता के लिए 30 लाख रुपए चाहिए और नवाब का जो खजाना लूटा जाएगा उसमें से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। तो क्लाइव ने तुरंत इसे मना नहीं किया। इससे पहले तो कह दे कि हाँ हम दे देंगे, और उसे एक कागज पर क्लाइव ने सोन के और वाटसन के दोनों के जाली साइन करके अमीचंद को दे दिए। देने के पश्चात लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही अमीचंद को क्लाइव ने मरवा दिया। तब इसके पश्चात फिर युद्ध के लिए अंग्रेज पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें विद्रोहियों का सहयोग भी मिल रहा था।
तो तब युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। जो प्लासी का युद्ध होता है उस समय होता है जब सिराजदौला उत्तर पश्चिम की तरफ से अफगानों से भी लड़ रहे थे, इधर से मराठों से भी उनको भय बना हुआ था। उसी दौरान क्लाइव मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है और मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है अपनी सेना लेकर। क्लाइव जब क्लाइव इधर से पहुंच जाता है तो सिराजदौला को युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाता है सिराजदौला। और जब सिराजदौला युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाता है तो उसी समय प्लासी का युद्ध होता है, जो कि होता है 23 जून 1757 को। ये इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ से ही यदुनाथ सरकार ने कहा है कि यहाँ से ही मध्यकाल का अंत माना जाता है और आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और ये युद्ध भारत में अंग्रेजों का पहला युद्ध माना जाता है। इससे पहले जो छोटी मोटी घटना हुई वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यहाँ से ही अंग्रेजों की जड़ भारत में जड़नी मजबूत होती चली गई। तो मुर्शिदाबाद जब क्लाइव पहुंच जाता है तो युद्ध का निर्णय तो पहले ही हो चुका था कि सिराजदौला के जो विद्रोही अमीर थे वे क्लाइव से मिले हुए थे और उन्होंने यह तय किया था कि वे सिराजदौला की तरफ से लड़ेंगे नहीं। जब लड़ेंगे नहीं तो सिराजदौला की हार होना तो निश्चित ही था। तो इसमें एक तरफ थे सिराजदौला की तरफ थे मीर मदान। सिराजदौला की तरफ थे मीर मदान। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो सिराजदौला के पक्ष में थे, जो उसके स्वामी भक्त मीर मदान और मोहनलाल। ये ऐसे व्यक्ति थे जो सिराजदौला के स्वामी भक्त थे और ये दोनों सिराजदौला की तरफ से युद्ध में लड़े। तीसरा था मीर जाफर ये सेनापति था और ये युद्ध में लड़ा नहीं। जब सेनापति नहीं लड़ रहा तो युद्ध का परिणाम क्या होगा ये आप स्वयं जान सकते हैं। दूसरी तरफ था क्लाइव की सेना में थे 1200 भारतीय सैनिक थे प्लस 50 नाविक थे, 100 तोपें थी और 950 यूरोपियन पदाधिकारी थे। इधर सिराजदौला की सेना में 50,000 सैनिक थे। युद्ध भयंकर हुआ और मीर मदान और मोहनलाल बहुत ही बहादुरी से लड़े और क्लाइव को ऐसा समय आया कि क्लाइव को वृक्षों के पीछे शरण लेने के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया। लेकिन इसी दौरान एक कहानी में एक जो है मोड़ आता है कि मीर मदान को गोली लग जाती है। जब मीर मदान को गोली लग जाती है तो मीर मदान तुरंत युद्ध भूमि में मारे जाते हैं और सेना में भगदड़ मच जाती है। तो सिराजदौला को मीर जाफर ने कहा कि युद्ध क्षेत्र से भाग जाए। जब सिराजदौला युद्ध क्षेत्र से मुर्शिदाबाद चले गए और मीर मदान के पुत्र मीरान ने मोहम्मद तेग से सिराजदौला की हत्या करा दी। इस प्रकार प्लासी का युद्ध षड्यंत्र और जो धोखाधड़ी के बलबूते क्लाइव ने जीत लिया और युद्ध का परिणाम क्लाइव के पक्ष में हुआ। सिराजदौला ने क्लाइव को बधाई दी और इसके पश्चात एक संधि होती है। उसके तहत कंपनी को कुछ भेंटें मिलती हैं। इस युद्ध के पश्चात क्या होता, कंपनी को 2,77,00,000 रुपए नकद मिलते हैं और क्लाइव को व्यक्तिगत भेंट पर 2,34,000 रुपए व्यक्तिगत भेंट मिलती है। क्लाइव को 50 लाख रुपए सैनिकों और नाविकों को पुरस्कार स्वरूप मिलते हैं। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस प्रकार प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।
इस तरह की वीडियो हम आकर लेकर आते रहते हैं। इसके पश्चात दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, जो कि प्लासी के युद्ध के पश्चात की घटना है, और देखते हैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों का भारत में विस्तार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।